टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अहमदाबाद से जुड़े हमारे साथ और ऐसे माहौल में जहां पे चारों तरफ कोरोना का माहौल खौफ छाया हुआ है। सबसे पहले आपसे सवाल जवाब लूं, इससे पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार टैक्स गुरु में क्या खास रहने वाला है। टैक्स गुरु में आज कोरोना संकट के बीच एक बार फिर बढ़ी टैक्स रिटर्न फाइलिंग से लेकर पैन को आधार से लिंक करने की तारीख, जाने कैसे उठाएं इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा। 5 लाख रुपए से रिबेट से पार हुई आपकी आय तो होगा भारी नुकसान, हम बचाएंगे टैक्स बचाने का अनोखा तरीका। और लॉकडाउन के दौरान किराएदार ने नहीं चुकाया है किराया और आपने जारी कर दिया है इनवॉइस, तो क्या है आपके पास रास्ते। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा वो ये है कि सरकार ने टैक्स भरने की अलग अलग जो तारीखें होती है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव किया है, उसमें कई सारे रियायतें दी हैं टैक्स पेयर्स को। आखिर क्या रियायतें हैं, सबसे पहले समझते हैं अपने सहयोगी हर्ष वर्मा से। तो कोरोना संकट के बीच सरकार ने टैक्स पेयर्स को राहत दी है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख जो है वो 31 जुलाई कर दी गई है, जो कि पहले 30 जून थी। इसके साथ ही आधार को पैन से लिंक करने की तारीख में भी बदलाव किया गया है। अब अगले साल यानी 31 मार्च 2021 तक आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं, ये इसकी आखिरी तारीख होगी। इसके अलावा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके चैप्टर 6A के तहत आने वाले सेक्शन 80C, 80D, 80G में निवेश के लिए टैक्स पेयर्स को 1 महीने का और वक्त मिल गया, यानी 31 जुलाई तक टैक्स पेयर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बकाया टैक्स चुकाने की तारीख है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि अगर आप जो बकाया टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आपको पेनल्टी और ब्याज दोनों ही चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही कंपनियों को भी राहत दी गई है। जो फॉर्म 16 जारी करने की जो आखिरी तारीख है वित्त वर्ष 19-20 के लिए वो 15 अगस्त कर दी गई है। जैसा कि हर्ष बता रहे थे कि टैक्स चुकाने की कई सारी तारीखों में सरकार ने बदलाव किया है, टैक्स पेयर्स को राहत देने की कोशिश की है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप सेल्फ असेसमेंट के जरिए टैक्स चुकाते हैं तो उस तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, अगर सेल्फ असेसमेंट के जरिए टैक्स की देनदारी 1 लाख रुपए से कम है तो ब्याज जरूर माफ कर दिया गया है, लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की देनदारी बनती है तो वो भी माफ नहीं किया गया है। मुकेश पटेल जी, ऐसे में सेल्फ असेसमेंट वाले लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? लक्ष्मण जी, मैं इसका स्वागत इसलिए करता हूं क्योंकि ये सबके लिए एक चिंता का विषय था। जब आगे वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था कि रिटर्न की डेट पर्टिकुलरली जो 31 जुलाई छोटे छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए 30 नवंबर की गई है, तब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता था कि उनका कुछ सेल्फ असेसमेंट का टैक्स अगर भरने लायक होता है तो वो केस में क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट की कोई छूट 234A में प्रति मास 1% का जो इंटरेस्ट लगता है तो 4 महीने का 4% इंटरेस्ट लग जाता था। तो ये एक बड़े कंसर्न की बात थी। मुझे इस बात का हर्ष है कि उन्होंने ऐसे छोटे टैक्स पेयर्स को ध्यान में रखते हुए ये कहा है कि भाई 1 लाख से कम आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो आप ब्याज नहीं भरेंगे। पर इससे हमें ये भी एक मैसेज लेना है, आपको अभी गिनती कर लेनी है। अगर 1 लाख के दायरे में रहते हैं तो इत्मीनान से आप रिटर्न भरिए। 1 लाख से कुछ ज़्यादा टैक्स है तो आप उसका भुगतान करने का ज़रूर ख्याल करें ताकि आपको पूरी अमाउंट पर इंटरेस्ट न लगे। हाँ, ये मुझे और लगता है एक छोटी सी बात ये है लक्ष्मण जी कि जो 20 मार्च और 30 जून के बीच जो टैक्स भरना था उसके लिए जो 30 जून में कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है और जो वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था कि 0.75% पर मंथ, माना सालाना 9% ब्याज जो लेने की बात थी वो 12% की जगह ये 9%
आपको तभी मिलेगा जो अगर 30 जून तक आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है। मुझे लगता है कि एक चीज और दर्शकों को ध्यान दे दूं कि ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है उसकी तारीख में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। यानी आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो पहली तारीख के हिसाब से इस स्कीम में आप जुड़ जाइए। क्योंकि हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से जुड़े हैं, इसलिए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहला कॉल लेते हैं अहमदाबाद से, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं मुकुंद मेहता जी। मुकुंद जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते CNBC आवाज। नमस्ते मुकेश पटेल जी। नमस्ते। कमिंग स्ट्रेट टू माय क्वेश्चन, मेरा प्रश्न ये है कि टिल लास्ट ईयर, दैट नमस्ते इज फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जी। तक डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री था। करंट ईयर में डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो गया है। तो मैंने लास्ट ईयर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो शेयर इन्वेस्टमेंट में दिखाया था उसको मैं स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करके डिविडेंड इनकम बिजनेस इनकम में ले सकता हूँ? ज़रूर ले सकते हैं मुकुंद जी। इनफैक्ट आपके जैसा प्लानिंग कई लोग सोच रहे हैं, खास तौर से जिन लोगों के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के पास्ट के कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि साल के दरमियान उनके ट्रेडिंग के ऑपरेशंस के कारण कुछ लॉसेस भी निकलते हैं, तो वो लॉसेस को आप डिविडेंड इनकम के सामने सेट ऑफ तभी कर सकते हैं अगर डिविडेंड इनकम को बिजनेस इनकम माना जाए। और इसके लिए आवश्यक ये है कि आपके जो शेयर का पूरा पोर्टफोलियो है उसको आपको इन्वेस्टमेंट से स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपको ये ख्याल रखना है कि आपको सेट ऑफ लॉसेस का डिविडेंड इनकम के सामने फ़ायदा लेना है, तो आपको और एक नुकसान के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर आपको 10% के कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स और शॉर्ट टर्म गेन्स पर 15% के टैक्स की जो विशेष छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी। आपको ये बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस इनकम गिना जाएगा, ये गेन आपका। इसलिए आपका नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, और अगर 10 लाख से आपकी ज़्यादा आय है तो आपको मैक्सिमम रेट जो 30% का है उस पर ये आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। मुझे लगता है मुकेश पटेल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर जो आप चाहते हैं उसमें अगर आप जा रहे हैं तो उसके फायदे तो हैं ही, लेकिन उसके साइड इफेक्ट में उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसका आकलन करके ही आपको कदम उठाना होगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं पुणे से खलील सैयद साहब। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे मेरी डॉटर जो है वो मेंटली रिटार्डेड है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। तो मुझे उसमें एज पर सेक्शन 80DD 1,25,000 का एग्जम्पशन मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो वो डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो उसमें मुझे एक क्वेरी है कि क्या मेरी वाइफ अलग से 1,25,000 क्लेम कर सकती है और मैं अलग से 1,25,000 क्लेम कर सकता हूँ, या हम फैमिली के लिए ओनली 1,25,000 ही मिले? अब आपको और आपकी वाइफ को दोनों को कर पात्र आय है, टैक्सेबल इनकम है। डिपेंडेंट दोनों के लिए आपकी लड़की है, और अगर आपने कुछ भी खर्चा किया है अपनी लड़की के लिए, मान लीजिए 2-5 हज़ार का भी खर्चा आपने किया है, आपकी वाइफ ने भी किया है, तो 1.25 लाख का पूरा डिडक्शन आप दोनों को अलग अलग रूप से मिल सकेगा। इसमें कोई संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन इज वेरी क्लियर। इस पर कभी कोई मुद्दा या विवाद भी नहीं खड़ा हुआ है। मेरे विचार से आप दोनों आधा आधा बांटने की जरूरत नहीं है। दोनों के लिए बिटिया डिपेंडेंट है, दोनों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। ख्याल इतना ही रखना है कि दोनों को कुछ खर्चा करना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए आपके पास। और इस बात का भी ख्याल रखिए कि बिटिया का ख्याल रखिए ताकि जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हम सब की यही कामना रहेगी। अगले कॉलर हमारे साथ हैं अहमदाबाद से निखिल शाह जी। लगता है मुकेश पटेल जी हमारे दर्शकों को पता चल गया कि आप जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से एक और कॉलर आ चुके हैं, निखिल शाह जी। निखिल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते। अहमदाबादी हमेशा टैक्स प्लानिंग में अव्वल होते हैं ना लक्ष्मण जी? बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि इन दिनों म्यूचुअल फंड के सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बहुत प्रचलित हो रहे हैं, तो कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट अगर SWP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आप समझाएंगे? खास तौर से जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, अब उनको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलता है तो सीधा उनको 30% के टैक्स स्लैब में, अगर 10 लाख से या 15 लाख से ज़्यादा है, अब नए स्कीम में भी 15 लाख पर 30% है, आप सब जानते हैं,
तो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स, एक तो इंटरेस्ट के रेट्स भी अब कब होंगे, मान लीजिए आपको 6% ही मिलता है, उस पर आपका 30% लग जाएगा, तो आपका इफेक्टिव यील्ड खाली 4.2% हो जाएगा। अब इसकी जगह आप ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान अगर म्यूचुअल फंड का लेते हैं, जहां इक्विवेलेंट या इससे शायद ज़्यादा भी रिटर्न मिल सके, बट इक्विवेलेंट भी अगर हम 6% गिनते हैं, तो मान लीजिए आपकी सालाना सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, क्योंकि जो मिलता है पैसा उसको कैपिटल गेन के स्वरूप में टैक्स होने का होता है। अगर वो 1 साल के लिए ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म गेन है और इक्विटी के नेचर में है, मान लीजिए प्योर इक्विटी है या आर्बिट्राज है जिसको इक्विटी की समकक्ष माना जाता है, तो 112A जो सेक्शन है उसके तहत 1 लाख रुपये का तो आपको सीधा एग्जम्पशन मिलता है, और उसके बाद भी आपको खाली 10% का टैक्स लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म में है तो 15% का लगेगा। ये वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स दिया जाएगा हमारे टैक्स गुरु मुकेश पटेल जी की तरफ से। वो ये कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो आप कैसे अपने टैक्स की देनदारी को बचा सकते हैं। अगर इस टिप्स को नहीं अपनाइएगा तो बहुत भारी नुकसान पड़ जाएगी, इसलिए कहीं जाइए नहीं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। लोगों के सवाल जवाब लें, इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स आपको देना चाहते हैं और हमारे टैक्स गुरु मुकेश पटेल साहब ने खास तौर से रिसर्च करके इसको बनाया है। वो ये है कि अगर आप इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए की रिबेट की सीमा को पार कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा भी पार करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स की देनदारी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। अब चूंकि सरकार ने तारीख बढ़ा दी है तो आपके पास टैक्स प्लानिंग करने का एक मौका है। तो मुकेश पटेल जी आपको बताएं कि आखिर आप इस टैक्स की बढ़ी हुई देनदारी को कैसे कम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके पास पैसा बचाने का उपाय है। मुकेश जी बताइए। सबसे पहले आपको बधाई, बहुत ही अच्छा रिसर्च आपने किया है जो मुझे बताया गया है। बिल्कुल जी लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो इस गुरु मंत्र के साथ मैंने आपका नाम जोड़ दिया है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा सूत्र ये है कि रिबेट की लक्ष्मण रेखा आपने जरा सी भी पार कर दी तो उसका नतीजा आपको बहुत भारी पड़ सकता है। और ये समझाने के लिए मैं ये कहूँगा, हम जानते हैं कि ये 5 लाख का रिबेट का जो प्रावधान है सेक्शन 87A में, वो अगले वित्तीय वर्ष के बजट में आया था, और ये जो 2019-20 का वित्तीय वर्ष है जिसका रिटर्न हम असेसमेंट ईयर 2021 में भरने जा रहे हैं, जिसके लिए डेट है 31 जुलाई, 30 जून को 31 जुलाई कर दी गई है जैसे बताया आपने। तो अब ये जो प्रोविज़न है, हम जानते हैं कि 5 लाख तक आपको पूरा 12,500 का रिबेट मिलता है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो आपका 0 टैक्स होता है, पर 5 लाख पर आपका 100 रुपया भी ज़्यादा इनकम हो गई तो होगा क्या, 5 लाख और 100 की आपकी टैक्सेबल इनकम पर सीधा आपका टैक्स हो जाएगा, आपकी आयकर की जिम्मेवारी हो जाएगी 13,021। 100 रुपया इनकम बढ़ने से आपका टैक्स बढ़ जाएगा 13,021, 0 से 13,021। तो 100 रुपया बढ़ गया तो आपकी देनदारी इतनी ज्यादा बढ़ गई। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताया। एग्जैक्टली और इसके लिए एक पूरा चार्ट भी बनाया है, आप दर्शक हमारे स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आमतौर से तो 31 मार्च के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट इस साल आपको एक स्पेशल विंडो दिया गया है। तो मैं सब दर्शकों को ये कहूँगा कि अगर आप ये 5 लाख की सीमा के आसपास के दायरे में हैं तो अभी भले रिटर्न भरने की डेट को लंबाया गया है, पर आप अभी चेक कर लीजिए। मान लीजिए 5 लाख 1, 2, 5,000, 15,000, 20, 25,000 तक का भी आपका है तो थोड़ा सा निवेश करके, इनफैक्ट इसी केस में लक्ष्मण जी, अगर 100 रुपया मैं पीएम केयर्स के फंड में आज दे देता हूं तो मेरा 13,021 बच जाता है। मैं अगर 80C या 80D के कोई विशेष विंडो के इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूं तो मेरा टैक्स बच जाता है। पर
31 जुलाई हो गई, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई मुकेश जी, वो ये कि मान लिया आपने टैक्स बचाने के सारे तरीके आपने फुल एग्जॉस्ट कर लिए हैं, तो फिर भी टैक्स की देनदारी बन रही है, तो 100 रुपये आप पीएम केयर फंड में दे देंगे तो आपके ऊपर 13,000 रुपये से ज़्यादा की टैक्स की देनदारी बच जाएगी। एक तरह से पैसा देकर आप किसी का कल्याण भी कर रहे होंगे और आपके अपना भी पैसा बचा रहे होंगे। इसलिए इस टिप्स को भी आप अपना सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए, लेकिन हमारे पास कई सारे सवाल आ रहे हैं जीएसटी जुड़ा हुआ। तो जीएसटी से जुड़े सवाल सबसे पहला लेते हैं, पंजाब के होशियारपुर से हमारे साथ हैं सोनी सैनी जी। सोनी जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार मुकेश जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे किसी को सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को एडवांस पेमेंट मिलती है तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जैसे सपोज ए ने बी को 1 लाख रुपया एडवांस दिया, तो जो रिसिपिएंट है वो उस पर सर जीएसटी लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेगा? और सेकंड है, जब उसका वो सपोज नेक्स्ट मंथ में बिलिंग करेगा और बिलिंग पे वो उसका जीएसटी का जो पहले जमा करा दिया एडवांस पे, वो उसको कैसे नॉक ऑफ करेगा, कैसे एडजस्ट करेगा सर? बिल्कुल सोनी जी, इसके लिए मैं एक टेक्निकल वर्ड है बट इन अ वेरी सिंपल वे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि पहले तो जीएसटी का एक सिंपल प्रिंसिपल या जो कानून है वो समझ लेना है कि आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो तब जीएसटी की लायबिलिटी उसके साथ जुड़ जाती है, भले वो एडवांस के स्वरूप में हो तो भी। तो जब जो जिसको आज मान लीजिए 1 लाख रुपया मिला है एडवांस, तो उसको जीएसटी तो भरना ही भरना है। तो आपको क्या करना है कि 1 लाख को रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो अराउंड 85,000 का मेन पेमेंट होगा और उसका 18% गिनेंगे तो और 15,000 के आसपास उसका टैक्स हो जाएगा। तो जो 1 लाख रुपये की आप जब रसीद देते हैं, इसको आप इस तरीके से ब्रेकअप करके करिए। 15,000 जीएसटी भर दीजिए और 85,000 आपको मिला है ऐसे रखिए। जब आपको और 18,000 बाद में मिलता है मान लीजिए, या जो, तो उसका अकाउंटिंग के टाइम में वो अमाउंट के साथ भी आप 3,000 और बाकी का अमाउंट को वो उसमें 15,000 लेके आप उसी मेथोडोलॉजी से उसको ठीक ठाक कर सकते हैं। बट ख्याल ये रखिएगा, आप ये मत समझिए कि एडवांस है इसलिए मेरी कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। जीएसटी की लायबिलिटी आपकी बिल्कुल बनती है विथ ईच पेमेंट, और उसको उस तरीके से आपको बांटना चाहिए। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से अतुल जी, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं ये नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग एक एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी से अपना बिजनेस करते हैं, जो 2 साल की वारंटी पे हमें एलईडी ट्यूब्स बल्ब वगैरह प्रोवाइड करती है, जिसमें 2 साल की वारंटी होती है। और जब वो खराब होता है या कोई वजह से वो वापस लेती है और दोबारा जब देती है तो उस पर वो फिर से जीएसटी लगा देती है। तो क्या एक बार दिए हुए सामान पे 2 बार जीएसटी लगाई जा सकती है इस तरह से? समझिए, आपको जब ये जीएसटी का आप पेमेंट करते हैं तो उसी के साथ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी सुविधा मिलती है। अब कानून ये कहता है कि अगर आप सैटिस्फाई करते हो सेलर को कि भाई ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे परचेजर के तौर से मिली है वो मैंने एंजॉय नहीं की है, उसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, तो इसका एविडेंस दे के आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जीएसटी जो है उसका आपको क्रेडिट नोट दे। बट आम तौर से ये सब करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको क्या करना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ये बार ले सकते हैं और दूसरी बार जब आपको जीएसटी चार्ज करते हैं उसकी भी क्रेडिट आप ले सकते हैं। तो इफेक्टिवली उसमें आपको कोई नुकसान नहीं जाता है। और जैसे मैंने कहा, थियोरेटिकली आपको अगर क्रेडिट नोट लेनी ही है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ सेज कि अगर हम ये रूल नहीं रखेंगे तो ये हो सकता है कि आप 2 बार इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लें, तो दिस वुड बी मिसचिफ ऑफ लॉ। हालांकि बहुत ही दिलचस्प सवाल है, ऐसी समस्या कई लोग सामना करते होंगे और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया है। अभी फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि लॉकडाउन के दौरान किराएदार ने नहीं चुकाया किराया और आपने जारी कर दिया है इनवॉइस, तो क्या है आपके पास रास्ता, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से अजय मुखर्जी जी का, जो इन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है। दरअसल इन्होंने जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी के किराए का इनवॉइस जारी कर दिया, लेकिन पार्टी ने किराया नहीं चुकाया। साथ ही बिजनेस बंद होने की वजह से इनवॉइस को कैंसिल यानी किराए को माफ करने की अपील भी की। अब पूछ रहे हैं अजय जी, ये अब ऐसे में रास्ता उनके पास क्या है, क्या करना चाहिए? वो पार्टी के कंफर्मेशन सिग्नेचर के साथ एक वेवर का क्लियर लेटर रिकॉर्ड पर ले लें, या तो अगर रेंट एग्रीमेंट है तो वो रेंट एग्रीमेंट का एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दें और एविडेंस रखें कि पार्टी ने कोई पेमेंट किया नहीं है, तो इस ग्राउंड पर जीएसटी का भी हम पेमेंट न करें, ये बिल्कुल वजूद से बात बनेगी। मुझे लगता है बहुत ही सटीक और संक्षिप्त जवाब आपने दिया और इससे उनको राहत मिलना चाहिए, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, और आपके पास भी कोई सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, तो आप हमें ईमेल करिए tax@moneycontrol.com पर। अपने ईमेल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। मुकेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारे सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।